हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगा विजन का जो मंथली करंट अफेयर का मैगजीन आता है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले पॉलिटी देखेंगे, फिर इकोनॉमी देखेंगे, सिक्योरिटी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, साइंस एंड टेक आएगा। ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे, इसमें अब नया जो लिंक हो गया है वो जाग्राफी भी हो गया है। तो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर हम मंथली मैगजीन का रिवीजन करेंगे मित्रों। बेसिकली ये जो हमारा रिवीजन होगा विजन का जो मंथली मैगजीन है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से होगा, ना कि मेंस पर्सपेक्टिव से। क्योंकि चीज़ें हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने होंगी, और इस मैगजीन का पूरा अच्छे से अगर हमें प्रयोग करना है प्रीलिम्स के लिए, तो फिर हमें उसी चीज़ों को विशेष तरीके से ध्यान देना पड़ेगा जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बेसिकली हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करेंगे मैक्सिमम। फैक्ट कैसे कैसे हैं, या जो प्रीलिम्स के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग बातें करेंगे अपने आने वाले अगले कई सारे सीरीज़ में। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं विजन का जो मंथली करंट अफेयर है सितंबर महीने का। सितंबर महीने के करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे आज हम पॉलिटी वाले सेक्शन से, पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेक्शन है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है नारी शक्ति वंदन। अभी रिसेंट में एक बिल आया है जिसका नाम है नारी शक्ति, जो वीमेन रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी ये लंबा इशू रहा है। आज़ादी के 75 साल आज हो चुके हैं, और तभी से ये प्रयास रहा है कि नारी शक्ति वंदन बिल या वीमेंस रिजर्वेशन बिल आए। वीमेंस रिजर्वेशन बिल में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जानने के लिए वो ये है कि जो नारी शक्ति वंदन या वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो आया है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया है। तो मित्रों, वो आया है 106 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके द्वारा ये आया है। फिर हम बात करेंगे, एक मिनट। हाँ, फिर हम बात करेंगे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये आया है। फिर इसमें आगे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं या कैसे कैसे चीज़ें होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नारी शक्ति वंदन बिल में अ, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, और वो रिजर्वेशन जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो चुनाव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये उसमें भी दिए जाएंगे। तो एक चीज़ इसमें ये ध्यान देने वाला बात है कि जो रिजर्वेशन बिल है ये राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं अप्लाई होगा। राज्यसभा में और एमएलसी में ये अप्लाई नहीं होगा, ना ही राज्यसभा में होगा। ये सिर्फ लोकसभा के सीट के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और एनसीटी के लिए ये अप्लाई होगा। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या होंगे, वो होंगे आर्टिकल जो बदलाव होगा या आर्टिकल कौन कौन सा अमेंड होगा, वो होगा आर्टिकल 239 AA में। उसके अनुसार जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 239 AA जो होता है एनसीटी के लिए है, तो एनसीटी में 1/3 रिजर्वेशन होगा। फिर आर्टिकल 330A में ये लोकसभा की बात कर रहा है कि लोकसभा में किस तरीके से आर्टिकल 330A का अमेंडमेंट होगा, और वहाँ पर लोकसभा में 1/3 जो है सीट्स रिजर्व किया जाएगा महिलाओं के लिए। फिर आर्टिकल 332A जो है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, मतलब प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली जो सारे स्टेट के होंगे उनमें 1/3 जो सीट है रिजर्व कर दिया जाएगा। फिर सनसेट क्लाज ये बनाया गया है, ये ऐसा बनाया गया है कि 15 साल के बाद जो है ये इनफेक्टिव हो जाएगा, और फिर से अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो उसको एक्सटेंड कर देगा आज के 15 साल के बाद। और मित्रों, ये कब से जो है लागू होगा, ये अगले जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा सेंसस के बाद, सेंसस के तुरंत बाद का जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा उसी के समय से ये बिल जो है लागू हो जाएगा। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इससे ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आएगा बस बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, बाकी जो है वो मेंस का है। फिर अगला आर्टिकल जो हमारा वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब पहले हम ये जान लेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये होता है कि एक तरीके से जो लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन है, या
पंचायती राज है या म्यूनिसिपैलिटी है, इन सारे इलेक्शन को जब हम एक समय में सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरे भारत का सारा चुनाव हो जाएगा, लोकसभा का, स्टेट असेंबली का या पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी का। ये अपने फेजेज़ में होगा, लेकिन जैसे कि किसी भी जगह पर सपोज़ अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर चुनाव हो रहा है तो उसी दिन सारा चुनाव होगा, जैसे कि लोकसभा का भी हो जाएगा, असेंबली का भी हो जाएगा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का हो जाएगा। बाकी किसी दूसरे प्रदेश में वो किसी अन्य डेट पर हो सकता है, लेकिन एक ही तारीख पर सारा जो चुनाव होगा, चारों तरीके का चुनाव होगा, सेम डेट में होगा। तो इसे ही हम साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम कहते हैं। तो हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट जो है एक कमेटी सेटअप किया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो श्री रामनाथ कोविंद जी थे, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। और उसमें अमित शाह भी थे एज ए मेंबर। तो इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो इसमें जानने वाली चीज़ें यही हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो अध्यक्ष था, कमेटी का अध्यक्ष था, वो रामनाथ कोविंद जी थे। और साइमल्टेनियस इलेक्शन किसे कहते हैं हम, और एक चीज़ ये जानने वाली है कि जो टाइमलाइन है साइमल्टेनियस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो पहली बार है? जी नहीं, वो पहली बार नहीं है। ये 1983 के तक जो है ये चीज़ें चलती रहती थी, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्टेड वर्किंग ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये पहले चीज़ें चली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक नया टर्म है या एक नई तरीके का प्रैक्टिस है। हालांकि पिछले 2-4 डिकेड में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, और हमारे जनरेशन के लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं है। तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे क्या प्रोसेस है, अपने दिमाग में कुछ चीज़ें लानी होंगी। हालांकि इसके कुछ अच्छे फ़ायदे भी हैं, या इसकी कुछ बुराई भी हैं, जैसे कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, और हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, इसका भी दो पहलू है। फ़िलहाल वो प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर हम उन चीज़ों को नहीं देखने वाले हैं। आगे हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल जो हमारा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन। इलेक्शन में हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इलेक्शन को कितना अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं, बेसिकली इन सारे चीज़ को इस आर्टिकल में देखा जाएगा। तो मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन इससे बनने का चांसेस होता है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एआई से रिलेटेड। तो मेनली हमें एआई के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए अगर इस आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू डिस्प्ले ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी। ये क्या होता है? ये एक मशीन की एबिलिटी होती है, मशीन की ऐसी एबिलिटी होती है जो आदमी की तरह या आदमी इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। वो इंसान जिस तरीके से इंसान काम करता है किसी भी चीज़ में, सीखने की प्रक्रिया हो या बोलने की प्रक्रिया हो या चलने की प्रक्रिया हो या मिमिक्री की प्रक्रिया हो, उसी प्रक्रिया को अगर मशीन जो है करने लगा, तो इसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कई फील्ड में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। साइंस में देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, म्यूजिक में देख सकते हैं, लर्निंग में देख सकते हैं, हेल्थ में देख सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है इलेक्शन में भी हो सकता है। इलेक्शन में कई तरीके की एआई का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो गया, सोशल मीडिया एनालिसिस हो गया, पर्सनलाइजेशन होगा, रियल टाइम डाटा एनालिसिस हो गया, इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी, इनहेंस पार्टिसिपेशन। मतलब कई तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके, मोबाइल का यूज करके या नए नए एआई टूल्स का उपयोग करके हम इलेक्शन में इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि एआई है तो इसका कुछ नुकसान भी होगा, इससे रिलेटेड कंसर्न भी होगा। साइबर अटैक हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, डाटा की एक्यूरेसी को लेकर भी इसमें थोड़ा सा कुछ झोल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। फिर हम अगला जो अपना आर्टिकल देखेंगे वो है पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट काफ़ी अच्छा आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू अ
फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर्सनालिटी राइट फ्रॉम मिस यूज बाई थर्ड पार्टी। आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे कि अमिताभ बच्चन जी का आवाज़ है या जैकी श्रॉफ है या नाना पाटेकर का आवाज़ है, उनके आवाज़ को लेकर लोग मिमिक्री करते हैं, या उनका आवाज़ हो गया या उनका फ़ोटो हो गया, उनका सिग्नेचर हो गया, कई जगह पर ऐसे फ्रीली अवेलेबल हैं और लोग यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर पर्सनालिटी राइट होता है। पर्सनालिटी राइट बेसिकली ये होता है कि इट रेफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनालिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड्स नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस और एनी अदर फीचर इजीली आइडेंटिफाइज एज मार्कर ऑफ पर्सनालिटी। मतलब इसका ये है कि किसी भी ऐसे इंसान की, वो किसी भी आम इंसान का भी हो सकता है या हमारा आपका सबका हो सकता है, वो एक प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है अपने नाम को, अपने वॉइस को, अपने सिग्नेचर को। इसी को हम पर्सनालिटी राइट्स बोलते हैं। और वो पर्सनालिटी राइट्स की जो भी मांग करता है वो ये चाहता है कि हमारे ये जितने भी आवाज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं या इमेजेस हैं, इनका दुरुपयोग ना होने पाए। इसी वजह से ये बेसिकली, और ये किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट टू प्राइवेसी जो होता है, राइट टू प्राइवेसी के अंतर आ जाता है। राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपोनेंट जो है, दो कंपोनेंट है, एक है राइट टू पब्लिसिटी, एक है राइट टू प्राइवेसी। जैसा कि हम देखे हैं इसमें कि जो पर्सनालिटी राइट है वो राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में है। और राइट टू प्राइवेसी जो होता है वो के एस पुट्टास्वामी का जो केस था 2018 में, उसके तहत पर राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में उसको जगह दिया गया है। फिर इसी से रिलेटेड हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब ये होता है, वो भी आर्टिकल 21 में ही आ जाएगा। राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब ये होता है कि हमारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है और उसको हम डिलीट करवाना चाहें या इरेज करवाना चाहें, तो उसको हम राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर ला सकते हैं। इसमें बेसिकली यही देखने लायक था। और अगर डिसीजन का तो ऐसे कोई बहुत उपयोग नहीं है यहाँ पर। बाकी ये देख लेते हैं हम लोग पर्सनालिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि यहाँ पर है रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स कन्वेंशन एंड वीपो कन्वेंशन। तो इसके बारे में आता है। रोम कन्वेंशन क्या होता है? रोम कन्वेंशन बेसिकली है कि प्रोटेक्ट परफॉर्मर्स राइट्स, फोनोग्राम, प्रोड्यूसर राइट एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट। ये किसी चीज़ को दिखाने का जो राइट होता है, ब्रॉडकास्ट करने का या परफॉर्म करने का, उस राइट्स को लेकर रोम जो कन्वेंशन होता है वो बोलता है। फिर अगला है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट है इट सिक्योर सर्टेन राइट ऑफ द फोनोग्राम, प्रोड्यूसर, लाइव परफॉर्मर एंड ब्रॉडकास्ट राइट। सेम ये भी है। फिर हम वीपो को देखते हैं। वीपो है इट प्रोटेक्ट राइट ऑफ परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम प्रोड्यूसर पार्टिकुलरली इन डिजिटल इन्वायरमेंट। तो वीपो जो है वो डिजिटल इन्वायरमेंट को में, या जो भी परफॉर्मेंस होता है या डिजिटल राइट्स होता है, उसको ये सिक्योर करता है। ये इंटरनेशनल राइट्स हैं। ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कि रोम कन्वेंशन क्या है, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, या वीपो कन्वेंशन क्या है। तो उस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। फिर हम अगला देखते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। न्यूज़ में था, न्यूज़ में इसलिए था कि जैसे कि अभी 75 साल हुए हैं हमारे पार्लियामेंट को कंप्लीट हुए हुए। और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, जैसा कि हम जानते हैं कि वो कस्टोडियन होते हैं प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द टू हाउसेस। जो दोनों हमारे सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, उसका ये कस्टोडियन होता है। बेसिकली फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेक्रेटेरिएट के, हम लोग जान लेते हैं। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो बेसिकली ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि सचिव होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं। तो बेसिकली जो क्लर्क लोग जो काम करते हैं, या सेक्रेटेरियल असिस्टेंस होता है, लोकसभा और राज्यसभा को देने का ये काम करता है। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंसेंस, और सैलरी अगर किसी को देना हो पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वो काम सेक्रेटेरिएट करता है। सर्विंग वेरस पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो चीज़ें हो रही हैं, कोई काम हो रहा है तो उसको वो देखता है। फिर अगला है सेक्रेटरी जनरल एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेक्रेटरी जनरल का जो काम होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जैसे स्पीकर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो इनको समय समय पर जो है एड एंड एडवाइस देना कि किस तरीके से कार्य जो है होने चाहिए। प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। आप लोग देखते होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में स्पीकर साहब के जो नीचे होते हैं, जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनके नीचे
ऑफिसर्स बैठते हैं और वो लोग डे टू डे प्रोसीडिंग का सारा चीज़ जो ब्यौरा है वो लिखते रहते हैं, या उसके पहले सारा चीज़ें लिखी हुई होती हैं और वो स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो ये तैयार करने का जो प्रक्रिया है ये सेक्रेटेरिएट द्वारा ही होता है। प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल एंड ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशन। वहाँ पर जितने भी रिसर्च होते हैं या जितने कई तरीके के कार्य होते हैं, तो उन सारे कार्यों को मिलाकर रिसर्च पेपर तैयार करना या अलग अलग पब्लिकेशन गैजेट्स निकालना, ये सारा जो काम होता है ये सेक्रेटेरिएट का फंक्शन होता है। इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है सेक्रेटेरिएट को लेकर हम देखेंगे। पहला ये है कि आर्टिकल 98 कहता है कि ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। मतलब कि जो पार्लियामेंट का जो दोनों सदन है, राज्यसभा है और लोकसभा है, उन दोनों में एक एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए, जैसा कि हम लोग देखे हैं। फिर आर्टिकल 187 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में सेम तरीके की बात करता है कि वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, अगर दोहरा सदन है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपुल केम इनटू एग्जिस्टेंस। अक्सर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके का क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है एग्जिस्टेंस में कब आए थे। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है एग्जिस्टेंस में सन 1952 में आए थे। फिर हम देखेंगे अगला स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्रेटेरिएट क्या होता है। स्ट्रक्चर में बेसिकली कुछ खास नहीं है। लोकसभा का सेक्रेटेरिएट में स्पीकर होंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है उसका सेक्रेटरी जनरल होता है, फिर अलग अलग तरीके से रिक्रूटमेंट होता है एग्ज़ाम के थ्रू। राज्यसभा में सेम चीज़ें है, राज्यसभा का चेयरमैन होगा, फिर जो सेक्रेटरी जनरल उसका हेड होगा, फिर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो होता है वो गवर्न बाय द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रूल जो होता है 1957 का, उसके तहत ये पूरी तरीके से कंडीशन ऑफ सर्विस उसका गवर्न होता है। बाकी इसमें तो और कुछ देखने लायक नहीं है। फिर हम आते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स। न्यूज इन शॉर्ट्स में देखेंगे कि 108 माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान अवार्डेड सिटीजनशिप इन गुजरात। अब यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान से कुछ माइग्रेंट आए हुए थे गुजरात में, उनको सिटीजनशिप मिला है। तो सिटीजनशिप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सिटीजनशिप जो है पार्ट टू में आता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब आर्टिकल 5 से लेके 11 में अगर हम चीज़ों को देखें तो सिटीजनशिप की बात उसमें सामने आती है। सिटीजनशिप को एक्वायर करने का मित्रों तरीका क्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बर्थ हो जाएगा। एक तो जन्म से आप कर सकते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन से, तीसरा नेचुरलाइजेशन से, चौथा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जब होता है, और पांचवा जो होता है डिसेंट से। तो पांच तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। उस तरीके से पांचों तरीके से हम लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। फिर इसमें न्यूज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूज़ में वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप जो होता है वो एक्वायर किया जाता है। जैसे कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरेनर हु इज़ ऑर्डिनरी रजिस्टेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर। अगर 12 साल में कोई रेजिडेंट है वो इंडिया में है, तो नेचुरलाइजेशन से जो है सिटीजनशिप का दर्जा जो है प्राप्त कर सकता है भारत का। फिर दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिटीजन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5, 6, 7, 8 जो है जैसा कि हम बोले हैं 5 से लेके 11 तक, ये सारा चीज़ जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड आता है और ये पार्ट 2 में स्थित है। फिर अगला देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर। लॉ मेकर मतलब जो लेजिस्लेटर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर क्या चीज़ें हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हासन कॉन्स्टिट्यूशनली एज वाइड। The decision of disqualification is made on the ground of guilty of corrupt practices including wrong disclosure of value of property, evading taxes। तो इसमें यह है कि किस तरीके से एक कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था और उसके जो मेंबर थे उसका इलेक्शन को नल एंड वाइड करार कर दिया गया है। तो मित्रों डिस्क्वालिफिकेशन के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अनुसार भी या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको करने पर या जिसको वायलेट करने पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर RPA 1951 के अनुसार हम देखेंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है एक इलेक्शन को डिक्लेयर कर देता है। अगर कोई कन्विक्शन हो जा रहा है या कोई ऐसा अपराध हो जा रहा है जो RPA 1951 या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए हुए निर्देशों को पालन अगर नहीं कोई कर रहा है तो उसके तहत पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है।
चलिए हम देखते हैं। RP 1951 अंडर सेक्शन 8(4) a lawmaker is disqualified for the period of imprisonment and further 6 years if convicted and sentenced to imprisonment for 2 years। अगर किसी इंसान का जो है कन्विक्शन हो जाता है और 2 साल में अगर जेल में रह जाता है तो उसके बाद वो 6 साल तक किसी भी तरीके का चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएगा। फिर अगला है 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है उसके अनुसार जो है किस तरीके से मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है या कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है अपने पॉलिटिकल पार्टी से हट के अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। या कोई ऐसा आदमी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और वो पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और वो सारी चीज़ें जो होती हैं 10 शेड्यूल के हिसाब से देखी जाती हैं और जिसका जो डिसीजन होता है वो स्पीकर के निर्णय के आधार पर लिया जाता है। फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 क्या कहते हैं। फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। ये 102 और 191 जो है ये कैसे MLA और MP को MP एंड MLA को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उन चीज़ों पर ये बताया जा रहा है। फिर देखते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन क्या है। जैसा कि राज्यसभा में हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होते हैं वो एक तरीके से चेयर करते हैं राज्यसभा को और उनके अनुपस्थिति में जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो चेयर करते हैं। लेकिन अगर वो भी न रहें तो लोग राज्यसभा में से ही चेयरमैन साहब के निर्देशानुसार एक पैनल बनाया जाता है वाइस चेयरपर्सन का। तो उसी का भी गठन हुआ है और उसमें सारी जो हैं महिलाएं हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑल वुमेन पैनल ऑफ VCS इन राज्यसभा। और जो वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल है उसमें सारी जो है महिलाएं हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वाइस चेयरपर्सन क्या होता है। फिर ये है कि प्रिजन रिफॉर्म। अगला जो आर्टिकल है प्रिजन रिफॉर्म है। प्रिजन रिफॉर्म बेसिकली ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ नहीं है। प्रिजन रिफॉर्म में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। तो प्रिजन में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो स्टेट सब्जेक्ट का मामला है। सॉरी, प्रिजन जो है, एक मिनट, वो सेंटर का मामला होता है। सॉरी, ये स्टेट का नहीं होता है। ये प्रिजन जो अक्सर हम लोग देखते हैं वो स्टेट का मामला नहीं होता है। फिर हम देखेंगे पब्लिक सर्वेंट लॉसेज इम्यूनिटी इन प्री 2014 करप्शन केसेस। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तो था आज का पॉलिटी का जो सेक्शन। हम लोग इम्पोर्टेंट जो अपना पॉइंट था वो उसको आज हम कवर कर लिए हैं। फिर आगे हम लोग